जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आज पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर कक्षा 10वीं के विज्ञान में जो अध्याय 10 है परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें आज मेरी विषय वस्तु है दोस्तों गोली दर्पण और उसके भाग। गोली दर्पण को समझना बहुत आसान है दोस्तों। इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कि कांच का खोखला गोला लीजिए। मेरे पास कांच का खोखला गोला नहीं है तो मैंने प्लास्टिक की बॉल को लिया। कांच के खोखले गोले को आप काट लीजिए तो काटने पर आपको एक भाग अलग इस तरह से निकला हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी एक सतह वक्री है या गोली है। इधर से देखेंगे तब भी वक्री है, इधर से देखेंगे तो कांच के खोखले गोले को अगर आप एक भाग निकाल लेंगे तो इस तरह से वक्री भाग मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप इसके एक भाग को पॉलिश कर देते हैं, मान लो ये बाहरी भाग को पॉलिश कर देंगे तो अंदर का जो भाग है अंदरूनी भाग, इससे परावर्तन शुरू हो जाता है। तो बस इसी आकार का आपका गोली दर्पण होता है और यहीं से आप गोली दर्पण को दोस्तों परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ वक्री या गोली हो आपका गोली दर्पण कहलाता है। अब मान लो ये कांच का खोखला गोले से मान लो मैंने एक भाग निकाला है। अब इसके अगर मैं बाहरी भाग को पॉलिश करता हूँ चमकीली सतह से, चमकीली पॉलिश से, तो अंदरूनी भाग से परावर्तन शुरू होगा। तो दोस्तों इस तरह का जो दर्पण होगा वो कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। अगर बाहरी भाग को मैं चमकीली पॉलिश कर देता हूं दोस्तों तो अंदरूनी भाग से प्रकाश का परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। इसको आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि जो अंदरूनी गोली भाग है उससे अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन अगर उल्टा कर दें हम, इसका जो अंदरूनी भाग है, ये जो अंदरूनी भाग है, इससे अगर मैं पॉलिश कर दूं तो जो बाहरी भाग है, उठा हुआ जो भाग है, इससे परावर्तन प्रारंभ हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से परावर्तन प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। तो गोली दर्पण अर्थात अगर मैं कांच का एक खोखला गोला लेता हूं, उसके किसी एक भाग को अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे इस प्रकार का भाग मिलेगा, इसको हम गोली दर्पण कहेंगे। अब इसकी दो सतह हैं, एक उठी हुई और एक अंदर धसी हुई। किसी भी एक सतह पर अगर मैं चमकीली पॉलिश कर देता हूं तो विपरीत सतह से, दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन प्रारंभ हो जाता है। अब इस आधार पर यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है उत्तल दर्पण और एक हो जाता है दोस्तों अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उठे हुए भाग से परावर्तन होना, जो बाहरी भाग है उससे परावर्तन होना, तो हम उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो जब अंदरूनी वक्री सतह को अगर हम पॉलिश कर दें और बाहरी वक्र सतह से अगर परावर्तन प्रारंभ हो जाए तो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और बाहरी सतह पर अगर हम पॉलिश कर दें तो अंदरूनी सतह से प्रकाश का परावर्तन प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार से गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ मुख्य भाग होते हैं जिसको हमें पढ़ना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला भाग है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जैसे गोली दर्पण इस खोखले गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र है वही दर्पण का केंद्र होता है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल अक्षर C के द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि यह एक दर्पण है, अवतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है।
अब ये जिस खोखले गोले का भाग था, मान लो इस गोले का भाग था या ये इस गोले का भाग था, तो इसका जो केंद्र है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसको C से दर्शाया जाता है। ये तो हो गया आपका वक्रता केंद्र। दूसरा भाग है दोस्तों ध्रुव या पोल। दूसरा भाग है ध्रुव या पोल। तो ये जो दर्पण है आपका गोली दर्पण, इसका मध्य बिंदु आप देख रहे हैं, मध्य बिंदु इस जगह आएगा, इसका मध्य बिंदु ये अंदर से या बाहर से भी अगर दोनों तरफ से देखें तो ये ठीक यहाँ सेंटर में जो आ रहा है ना, इस जगह, ये ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है और इसे हम P से लिखते हैं। ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये P है और ये आपका वक्रता केंद्र C है। तो हम इसको पोल या ध्रुव कहेंगे। तीसरा भाग आता है आपका वक्रता त्रिज्या। तीसरा भाग आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये काल्पनिक रेखा होती है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देगी कि आप सोचें कि यहाँ से कोई रेखा दिखे, नहीं, ये काल्पनिक होती है। लेकिन वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा या इनके बीच की दूरी भी कह सकते हैं, C और P के बीच की दूरी ये भी कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या या R कहलाती है। इसके बाद चौथा भाग है इसका, वो है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो सरल रेखा होती है, ये भी काल्पनिक रेखा है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये दोस्तों ये मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा गया। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें प्रमुख परिभाषा आती है, वो आती है फोकस। मुख्य अक्ष के बाद जो प्रमुख परिभाषा आती है वो आती है फोकस। तो दोस्तों जैसे कि मान लो ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कोई सा भी एक दर्पण ले लें, तो जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो हमेशा समांतर आपतित होती है। प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर आपतित होती है, हमेशा। तो जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वे एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। ऐसा होता है दोस्तों अवतल दर्पण में। तो परावर्तन के पश्चात वे एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, ये होता है अवतल दर्पण में। इस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहा गया है। लेकिन अगर दर्पण उत्तल हो तो क्या होगा? तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो वे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। तो फोकस एक बहुत जरूरी परिभाषा है और इस फोकस को कैपिटल F से दर्शाया जाता है। इसको हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। इसके बाद आती है फोकस दूरी।
फोकस के बाद अगली परिभाषा है फोकस दूरी। तो दोस्तों ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। इसको स्मॉल f से दर्शाया जाता है और यह हमेशा वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर होती है। जो फोकस दूरी है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर होती है, इसलिए इसका फार्मूला बन जाता है स्मॉल f बराबर r/2। तो फोकस को हमने इस प्रकार से परिभाषित किया कि जब किसी गोली दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो वे एक बिंदु पर जाकर के एकत्रित हो जाती है अवतल दर्पण में, या आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो इन बिंदुओं को दर्पण का फोकस कहा गया, जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं दोस्तों। तो आज गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके मुख्य भाग क्या क्या हैं, ये मैंने आपको समझाया दोस्तों। तो ये सारी परिभाषाएं आपको आगे काम में आएगी, इसलिए इन्हें अच्छी से देख लीजिए और अच्छी से समझ लीजिए। अगला वीडियो मेरा पुनः परावर्तन और अपवर्तन से लेकर है, जिसमें हम कुछ डायग्राम्स बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।